हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2023 में आई एक अमेजिंग मूवी जिसका नाम है पैराडाइज। इस मूवी में एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया है जहां कोई भी इंसान पैसों की मदद से दूसरे इंसान का समय खरीद सकता है। कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक शहर से। हम एऑन नाम की एक कंपनी को देखते हैं। एऑन एक बहुत ही फेमस कंपनी है और इसके फेमस होने के पीछे की वजह ये है कि इस कंपनी ने टाइम डोनेशन जैसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को वास्तविक रूप दिया है। मतलब अगर कोई यंग होना चाहता है तो वो इस कंपनी में आके अपने लिए एज खरीद सकता है और अगर कोई चाहे तो अपनी एज को बहुत ऊंचे दाम पर यहाँ बेच भी सकता है। लेकिन शर्त ये है कि एज खरीदने और बेचने वाले का किसी दूसरे एज खरीदने या बेचने वाले के साथ डीएनए मैच होना चाहिए। हम मैक्स नाम के एक मार्केटिंग एजेंट को देखते हैं जो कि एऑन कंपनी के लिए काम करता है और वो आज अपनी कंपनी के एक क्लाइंट से मिलने आया है जो अपनी एज बेचना चाहता है। ये लड़का अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में एक रिफ्यूजी कैंप में रहता है और बहुत गरीब है। वो अब अपने देश वापस जाके बिजनेस करना चाहता है जिसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है। इसीलिए उसने मैक्स से कांटेक्ट किया। मैक्स उससे 15 साल खरीदने के बदले 7 लाख यूरो देने की डील करता है। उस लड़के के साथ डील फाइनल करके मैक्स अपनी कंपनी के एक इवेंट में जाता है, लेकिन रास्ते में एज डोनेशन के खिलाफ बहुत लोग विद्रोह कर रहे हैं और मैक्स उन सब के बीच से होते हुए कंपनी में एंट्री करता है। हम देखते हैं कि मैक्स को बेस्ट डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मैक्स ने इस साल 276 घंटों की डील की है और मैक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने हर डोनर का बहुत ध्यान रखता है। इसके बाद स्टेज पे इस कंपनी की सीईओ और डोनर ट्रांसफर की मास्टरमाइंड सोफी थाइसन आती है जो कुछ फेमस लोगों की तस्वीरें दिखाते हुए बोलती है कि इन लोगों की बेवक्त हुई मौत से हमने बहुत कुछ खोया है। जरा सोच के देखिए, अगर वो सब 80, 120 या फिर 150 साल जिए होते तो हम क्या कुछ हासिल कर चुके होते। साथ ही सोफी अनाउंस करती है कि उसकी कंपनी ने 15 साइंटिस्ट पर सफल टेस्ट कर लिया है जो कि फिलहाल डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट की देखरेख में है और जल्द ही वो वापस अपने अपने काम पर लौटेंगे देश और समाज की सेवा करने के लिए। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि जिन साइंटिस्ट को डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट की देखरेख में रखा गया था, किसी ने उन पर हमला करके उन सभी लोगों को मार दिया है और इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने लिया है जिसका नाम एडम ग्रुप है और वो इस टाइम डोनेशन के खिलाफ है। और इस संगठन के मुताबिक टाइम डोनेशन से एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जहाँ इक्वालिटी खत्म हो जाती है और जो भी ऐसा करेगा वो इस संगठन के हाथों मारा जाएगा। आगे हम एलेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि मैक्स की वाइफ है। एलेना और मैक्स एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहते हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, लेकिन इस घर को खरीदने के लिए दोनों ने बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लिया है। एलेना मैक्स के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और रात में वापस आके वो देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई है और आग इतनी भयंकर लगी थी कि उनका सारा सामान जल के राख हो गया, जिसे देख के एलेना बिल्कुल टूट गई। लेकिन मैक्स उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है, बाकी सब कुछ इंश्योरेंस में कवर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों इंश्योरेंस कंपनी में गए हैं। इंश्योरेंस एजेंट उन्हें बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला है कि ये आग किसी वायरिंग की खराबी की वजह से नहीं लगी, बल्कि ये आग किसी खुली चीज से लगी है, जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती, और इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मामले में कुछ नहीं कर सकती। वो इसे लापरवाही मानते हैं, इसीलिए उन्हें इसका क्लेम नहीं मिलेगा और उन्होंने जो मॉर्गेज रखा है वो भी उनका लोन चुकाने के लिए काफी नहीं है। मैक्स बोलता है अब हम क्या करेंगे, इतना बड़ा लोन हम कैसे चुकाएंगे। इंश्योरेंस एजेंट बोलती है अब बस एक ही सिक्योरिटी बची है। मैक्स के पूछने पर वो एलिना की ओर इशारा करते हुए बोलती है आपने इन्हें बताया नहीं, दरअसल लोन लेते समय एलिना ने अपना 40 साल गिरवी रखा था और अब आपके पास एलिना के 40 साल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात सुन के मैक्स अपना आपा खो देता है। वो बोलता है मैं भी एक मैच हूँ, आप मेरी एज ले सकते हैं। एजेंट बोलती है मैं डेटाबेस चेक कर चुकी हूँ, अभी आपके लिए कोई मैच नहीं है। हम देखते हैं कि लोन की रिकवरी के लिए एलिना को लोन कंपनी की तरफ से उनकी कस्टडी में रखा गया है। उधर मैक्स अपने लोन को चुकाने के लिए एऑन कंपनी की सीईओ सोफी के पास जाता है ताकि वो उस कंपनी से लोन लेके अपना होम लोन चुका दे। सोफी उसे बोलती है कि तुम अपना डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर दो, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैक्स को उम्मीद है कि उसे ये लोन मिल जाएगा। इसके बाद हम सोफी को एक शेयर होल्डर की मीटिंग में देखते हैं जहाँ सोफी को छोड़कर बाकी के लोग यंग है, जिसे देख के ये समझ आता है कि वहाँ सोफी के अलावा बाकी सभी को अपने डीएनए का मैच मिल गया है, जिसकी वजह से टाइम खरीद के वो सभी यंग हो गए हैं। लेकिन सोफी एकमात्र ऐसी है जिसे अपना मैच नहीं मिला। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जिसे टाइम डोनेशन के लिए तैयार किया गया है, लेकिन एलिना बहुत घबरा गई है। वो वहाँ मौजूद सभी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं मानी गई, बल्कि उससे उसका 40 साल ले लिया गया। और सरप्राइजिंग बात यह है कि उसे ये पता ही नहीं कि उसका 40 साल आखिर किसे दिया गया। इस घटना से एलिना बिल्कुल टूट गई। इस प्रोसेस के बाद मैक्स आके एलिना को वहाँ से ले जाता है, लेकिन मैक्स सोफी से बहुत नाराज है क्योंकि उसने मदद का वादा किया था। मैक्स एलिना को एक बहुत ही छोटे से किराए के घर में लेके जाता है। अब हर रोज एलिना अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देख के परेशान हो उठी है। हर रोज वो बूढ़ी होती जा रही है। इस बात से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गई।
मैक्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अगर एक औरत से जब उसकी उम्र छीन जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है ये सिर्फ उसे ही पता है। मैक्स दोबारा सोफी के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि आज सोफी पहले से कुछ ज्यादा ही यंग लग रही है। उसे पता चलता है कि सोफी को भी अपना मैच मिल गया है, मतलब उसे कोई ऐसा मिल गया है जिसका डीएनए उससे मैच है। मैक्स को कुछ डाउट होता है, वो फिर भी सोफी से मदद मांगता है, लेकिन सोफी कुछ बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। अब समय के साथ साथ एलिना बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। एलिना मैक्स को बोलती है कि हमने कितने सपने देखे थे कि हमारे बच्चे होंगे, हम एक साथ बूढ़े होंगे, हमारे नाती पोते होंगे, लेकिन अब कुछ भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहती हूँ, तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के पास छोड़ दो। एलिना की हालत देखते हुए मैक्स उसे उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है। एलिना के पेरेंट्स उसे देख के बहुत दुखी हो जाते हैं। ये सब देख के मैक्स को एहसास होता है कि वो कितना गलत था कि उसने ऐसी कंपनी के साथ काम किया जो लोगों के हंसते खेलते परिवार को बिखेर देती है। वो तुरंत ही अपने ऑफिस जाकर रिजाइन कर देता है और अब वो भी इस कंपनी के टाइम डोनेशन के खिलाफ है। इस तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन एक पार्क में बैठे मैक्स को एक बच्ची दिखती है जो उसे भद्दे इशारे करते हुए ड्रग्स ऑफर करती है, लेकिन वो उस बच्ची को वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह मैक्स को वो फिर से उसी पार्क में दिखती है जो कि दूसरे लोगों को ड्रग्स बेच रही है। इतना ही नहीं, वो स्मोक भी कर रही है। ये सब देख के मैक्स को उस पर डाउट होता है कि इतनी छोटी बच्ची ये सब इतनी आसानी से नहीं कर सकती। इसने जरूर टाइम डोनेशन से अपनी एज कम की है, लेकिन देखने से ये गरीब परिवार की लगती है। फिर टाइम डोनेशन के लिए उसे इतना पैसा कहाँ से मिला, ये जानने के लिए मैक्स उसका पीछा करता है। मैक्स उसके पास जाके बोलता है, मैं श्योर हूँ कि तुमने अपनी एज कम की है और एओन कंपनी से एज खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा कैसे किया? बच्ची बोलती है, ये बहुत सीक्रेट है और ये टाइम डोनेशन का काम सिर्फ एओन कंपनी ही नहीं बल्कि इलीगली भी आप बहुत सस्ते में टाइम खरीद या बेच सकते हैं, और ये काम डॉक्टर डेविड नाम का एक आदमी करता है। ये सुनते ही मैक्स बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे वो एलिना को फिर से पहले जैसा बना सकता है, लेकिन इस काम के लिए उसे एक फेक पासपोर्ट और एक डोनर की जरूरत है और उसे इन सब काम के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत है। उसे याद आता है कि एओन कंपनी से अभी भी उसे कुछ पैसे लेने हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की एज किसी और ने नहीं बल्कि इस कंपनी की सीईओ सोफी ने लिया है। दरअसल सोफी का डीएनए रेयर है और उसका एकमात्र मैच एलिना है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया। अब मैक्स को पता है कि उसे क्या करना है। वो एक गन अरेंज करके कुछ दिनों तक सोफी का पीछा करता है और एक दिन मौका पाकर वो सोफी को किडनैप कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि सोफी अब पहले से बहुत ज्यादा यंग हो गई है और जिस जगह से उसने सोफी को किडनैप किया वहाँ वो एडम ग्रुप का एक लोगो बना देता है जिससे किसी को भी उस पर शक न हो। और अब मैक्स के पास वो सब कुछ है जिसकी मदद से वो एलिना को उसकी जिंदगी वापस कर सकता है। दरअसल वो चाहता है कि सोफी ने एलिना से जो उसका एज लिया है वो उसे वापस कर दे। मैक्स सारी बातें एलिना को समझाकर उसे अपने साथ ले जाने को राजी करता है। उधर किडनैपिंग वाली जगह पर सोफी के बॉडीगार्ड्स पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि ये काम एडम ग्रुप का नहीं बल्कि मैक्स का है, और मैक्स का लोकेशन ट्रैक करके वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मैक्स ने सोफी को रखा है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ हाथ नहीं लगता। वापस ऑफिस पहुँच के वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और इस बार फेस डिटेक्शन से एलिना और मैक्स का लोकेशन उन्हें एक जहाज पे मिलता है। दरअसल टाइम डोनेशन के लिए दोनों दूसरे शहर में जा रहे हैं जहाँ डॉक्टर डेविड ने उन्हें अपना अपॉइंटमेंट दिया है। अपना सफर पूरा करके निकलते समय वो वहाँ बहुत से पुलिस को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन एक फैमिली को बंदूक दिखाकर उनकी गाड़ी में छिपकर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद सोफी मैक्स को बोलती है कि उन्होंने गलत इंसान को किडनैप किया है। वो सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मारी है और उसका चेहरा उसकी माँ से काफी मिलता है। ये बात सुन के मैक्स और एलिना दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अगर ये लड़की वाकई सोफी नहीं है तो उनका ये सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मैक्स को उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि सोफी बहुत चालाक है और वो उनसे बचने के लिए झूठ बोल रही है। वो सोफी को अपने साथ लेके एक वीरान पड़े होटल में जाते हैं जहाँ रात को नहाने के लिए सोफी बाथरूम में जाती है। उस पर नजर रखने के लिए मैक्स उसकी तरफ पीट करके बाथरूम में ही खड़ा रहता है और मौका देखकर सोफी उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक दलदल में फंस जाती है। तभी एलिना जाके उसे वहाँ से बचा लेती है और वापस उसे नहाने के लिए बाथरूम में ले जाती है। उसके नहाते समय एलिना नोटिस करती है कि सोफी की बॉडी पर एज ट्रांसफर का कोई भी निशान नहीं है जैसा कि उसकी बॉडी में है। इससे उसे पता चल जाता है कि ये लड़की वाकई सोफी नहीं है बल्कि ये सोफी की बेटी मारी है। एलिना ये सारी बातें मैक्स को बताती है, जिससे पहले तो मैक्स बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाल के वो एलिना को बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोफी है या मारी। अगर वो सोफी की बेटी है तो उसका डीएनए भी तो सोफी से मैच होगा, तुम टेंशन मत लो। अब सोफी का बदला हम उसकी बेटी से लेंगे, हम उसकी बेटी की एज तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इस बात से एलिना राजी नहीं होती क्योंकि मारी अभी एक यंग लड़की है और ऐसा करने से उसके साथ अन्याय होगा। मैक्स उसे समझाता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, हम मारी से उसकी एज लेंगे और सोफी को अगर वाकई अपनी बेटी से प्यार होगा तो वो अपनी एज उसे ट्रांसफर कर देगी, इससे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। दरअसल मैक्स एलिना को बहुत प्यार करता है और किसी भी तरह उसे खोना नहीं चाहता। दोनों मारी को उसी कमरे में बंद करके रखते हैं।
जिसमें वो दोनों सोते हैं। और उसी रात जब वो गहरी नींद में थे तो कुछ लोग बंदूक लेके उनके कमरे में पहुंचते हैं। उन्हें देख के मैक्स और एलिना घबरा जाते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि शायद इस सोफी के आदमी है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये लोग एडम ग्रुप के लोग हैं, जो कि इयॉन कंपनी के खिलाफ है और उनके लीडर का नाम है लिलिथ। लिलिथ मैक्स को बोलती है कि उन्हें खबर मिली है कि मैक्स भी अब इयॉन कंपनी के खिलाफ है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। और क्योंकि मैक्स ने कई सालों तक इयॉन कंपनी में काम किया है तो उसे जरूर उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, जो कि उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लिलिथ आगे उन्हें बताती है कि उनके घर में सोफी नहीं आग लगवाई थी, क्योंकि सोफी को ये पता था कि एलिना ने अपना 40 साल गिरवी रखा है और एलिना ही सोफी की एकमात्र मैच थी। दूसरी ओर सोफी के बॉडीगार्ड्स को एलिना और मैक्स के लोकेशन का पता चल चुका है। वो अपने आदमियों के साथ कुछ ही समय में वहाँ पहुँच भी गए हैं। लिलिथ मैक्स को बोलती है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। तुम बाहर जाके सोफी को अंदर ले आओ और कुछ गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं अंदर मारी और एलिना को मार दूंगी। मैक्स उनकी बातें मानकर बाहर जाता है। तभी सोफी के गार्ड्स मैक्स पर अपनी बंदूक तान देते हैं। उनमें से एक गार्ड मैक्स की बजाय सोफी पे बंदूक चला देता है। दरअसल वो एडम ग्रुप का ही सदस्य है और इतने दिनों तक सीक्रेटली वो इयॉन कंपनी में काम कर रहा था। इसके बाद सोफी के आदमियों और एडम ग्रुप के बीच जबरदस्त गोलीबारी होती है, जिसमें लिलिथ के साथ एडम ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं। मैक्स मौका देखकर मारी और एलिना को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले मारी एलिना पे बंदूक तान देती है। लेकिन एलिना चालाकी से मौके को संभाल लेती है और अब वो मारी से उसकी एज लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर अब मैक्स का मन बदल गया है। वो अब मासूम एलिना के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैक्स एलिना को समझाता है कि हम सोफी के लिए मारी को सजा नहीं दे सकते, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन अब एलिना बदल गई है। वो अब अपनी एज पहले की तरह कम करना चाहती है और गुस्से में वो मैक्स को गाड़ी से उतार देती है और खुद ही डॉक्टर डेविड के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर डेविड की गाड़ी आके इलीगली उनके एज ट्रांसफर के प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं और अगले दिन दोनों किसी न किसी तरह से अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से सोफी बच गई थी। दूसरी ओर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, मारी भी बूढ़ी होती जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिना के साथ हुआ था। मारी इससे बिल्कुल टूट चुकी है। वो अपनी माँ सोफी को बोलती है कि आपका तो डीएनए मुझसे मैच है, आप मुझे एज ट्रांसफर कर दो। लेकिन सोफी बहुत सेल्फिश है। वो मारी को बोलती है कि वो जल्द ही उसके लिए कोई मैच ढूंढ लेगी। वो अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहती है और अगर वो बूढ़ी हो गई तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसकी बातें सुन के मारी मान जाती है और अपने लिए एक नए मैच का इंतजार करती है। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं, जो कि अब पहले के जैसे ही यंग हो गई है और अब वो मैक्स के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ बहुत खुश है। और मैक्स ने अब एडम ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल ली है। वो अब उनका लीडर है। उनका मिशन अब पहले की तरह सिर्फ टाइम खरीदने वालों को मारना नहीं, बल्कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ढूंढ के मारना है, जिससे कि लोग डर के ये सब काम ही न करें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।